हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाई हुई हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ईएलटी ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो योगी जी की सरकार फिर से आ चुकी है और प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। 5 साल योगी सरकार ही युवाओं के भविष्य को, उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने वाली है। इस संबंध में योगी आदित्यनाथ जी ने कल की डेट पर मोदी जी से मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है और साथ ही साथ जो शीर्ष दल के नेता हैं उनसे भी मुलाकात करी है। तो ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और इसमें जो जानकार है वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर बहुत बड़े फैसले हुए हैं और साथ ही साथ इस मीटिंग में देखा जाए तो 2024 के चुनाव की जो रणनीति है वो भी तैयार की गई है। भाजपा सरकार की अगर सबसे बड़ी बात देखें तो ये प्रॉपर प्लानिंग के तरीके ही कोई कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी पहले से भाजपा सरकार ने शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो और पार्टियां जब चुनाव आता है तो ज़्यादा जोर लगाते हैं और इसी वजह से जो कह लें कि एक गहराई तक या जन जन तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसी वजह से थोड़ी सी चूक हो जाती है। इस बार हालांकि सपा ने एक करारी टक्कर दी थी। बहुत सारी जो सीटें हैं वो काफ़ी कम मार्जिन से ही निकली हैं, 1500 की वोट से कह सकते हैं। और विधानसभा चुनाव में ये सब इतनी वोटें मायने नहीं रखती हैं, कम अंतराल 1500 की जीत हार का अंतर वो मतलब हार नहीं कहा जा सकता है। खैर, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हैं अच्छा खासा मंथन हुआ, 1 घंटा 45 मिनट का, और 18 मार्च के बाद शपथ ग्रहण कर सकते हैं योगी जी। और इन्होंने क्या कहा है, मोदी जी का बयान देख लेते हैं कि आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है 5 वर्षों में और उन्होंने विश्वास जताया है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो ऐसा मोदी जी का कहना है। अब देखते हैं किन ऊंचाइयों तक उत्तर प्रदेश पहुंचता है आगामी 5 वर्षों में। शीर्ष नेताओं से मिले हैं और ये मुलाकात काफ़ी खास है और डिप्टी सीएम को लेकर भी यहाँ पर फैसले हो सकते हैं। 3 डिप्टी सीएम इस बार देखने के लिए मिल सकते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो 2024 इलेक्शन के तहत जो जातिगत समीकरण है उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर राज्यों में नए वर्गों को जोड़ने की संभावनाओं, मौजूदा जन समर्थन के बाद जन आकांक्षाओं को पूरा कर वर्ष 2024 के लिए और मजबूत रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हमारा तो एक ही मकसद है कि यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं ये जल्द से जल्द शपथ लें और इनके शपथ ग्रहण के बाद जो पहली कैबिनेट मीटिंग हो उसमें युवाओं के लिए लाखों पदों पर भर्तियों पर कार्य हो। लाखों पदों पर जो भर्तियां हैं खाली हैं, विभागों से डेटा भी मिला है, इसकी बाकायदा जो कह लें कि डेटा की कलेक्टिंग है उसमें योगी सरकार ने पिछली कार्यकाल में ही करवा लिया था। और ऐसी खबर मिली है कि 4.5 लाख जो पद हैं
वो सरकारी विभागों में खाली हैं। तो इसकी पूरी उम्मीद रहेगी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जो विभिन्न विभागों में खाली पड़े पद हैं उनको भरने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हों। अब यहाँ पर कहना है कि क्या 17,000 पदों पर जो मुहर है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लग सकती है। तो दोस्तों पहली कैबिनेट मीटिंग है तो इसमें समस्त खाली पदों पर अनाउंसमेंट तो की जा सकती है, लेकिन सेपरेटली 17,000 भर्ती, क्योंकि देखिए कैबिनेट से भर्तियां नहीं आती हैं, कैबिनेट में अप्रूवल मिल जाता है और बाकी जो खाका है वो फिर बेसिक शिक्षा विभाग तैयार करेगा। मे भी रिक्त पदों को फिर से खंगाला जाए। मार्च के बाद से जो रिक्त पद हैं वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्च में बहुत लोगों के रिटायरमेंट हो जाता है। नए सत्र में अप्रैल से शुरुआत होगी, तो ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में भर्तियों पर भी यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारियां लगातार करते रहें। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती तीनों पर यहाँ पर जो कार्य है वो जल्द से जल्द हो सकता है, क्योंकि अंडर पेंडेंसी था। चाहे वो 6800 आरक्षण सूची के चयन की बात हो, चाहे वो एडेड जूनियर भर्ती का मामला हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, सभी अवेटेड थे। चुनाव की आचार संहिता के लगने के पहले पहले तक उम्मीदें थीं कि भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन चुनाव की वजह से डिलेड हुआ है प्रोसीजर। तो चुनाव के बाद उम्मीद रहेगी कि इन पर जल्द जल्द जो अनाउंसमेंट है वो हो जाएगी। दोस्तों यूपी टेट के रिजल्ट में अब कोई भवबाधा नहीं है, तो ऐसे में यहाँ एक खबर मिल रही वेबसाइट के माध्यम से कि जो यूपी टीटी का परीक्षा परिणाम है वो होली से पहले 18 मार्च को घोषित किया जा सकता है, और इसके लिए updelet.gov.in वेबसाइट पर आपको जाना होगा। तो इंतज़ार रहेगा 18 मार्च का, बहुत देर में नहीं है 18 मार्च की तिथि, बहुत नज़दीक ही है, और इसमें आपका परिणाम जारी हो सकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता औपचारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। चुनाव के नतीजे हैं वो आ चुके हैं, सरकार भी अब बननी ही बननी है, तो ऐसे में आचार संहिता का अब कोई लोचा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो रोहिणी आयोग का अब और नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, जुलाई तक है आयोग का कार्यकाल। ओबीसी की अब तक वंचित नहीं जातियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। देखिए आरक्षण के बाद भी अब तक इसके लाभ से वंचित ओबीसी की अधिकांश जातियों को अब उनका हक मिल सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में गठित आयोग ने ओबीसी जातियों के उपवर्गीकरण का काम पूरा कर लिया है। इससे जुड़ी एक प्रारंभिक रिपोर्ट मार्च के अंत तक केंद्र सरकार को सौंपने के संकेत दिए गए हैं। बाकी कामों को 31 मार्च 2022 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। आयोग ने यह तेजी तब दिखाई है जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि उनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। वैसे भी आयोग का कार्यकाल अब तक करीब दर्जन भर बार बढ़ाया जा चुका है। आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ओबीसी की सभी जातियों को 4 श्रेणी में बांटने का प्रस्ताव है। आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य के मुताबिक लंबे अध्ययन और कई राज्यों में ओबीसी जातियों के बीच पहले हो चुके वर्गीकरण को परखने के बाद केंद्र स्तर पर एक फार्मूले को तैयार किया गया है। यदि इसे लागू किया गया तो केंद्रीय नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी की सभी जातियों को लाभ मिलेगा। यह फार्मूला आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाली ओबीसी जातियों और उनकी आबादी के आधार पर ही तय किया गया है। तो साथ ही साथ 2, 6, 9 और 10% आरक्षण देने की योजना भी बनाई गई है। तो ओबीसी आरक्षण अब बढ़ जाएगा, किसी को 2%, किसी को 6%, किसी को 9%, किसी को 10% मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कुल 27% इनको आरक्षण देना है। अब 27% में किस जाति को कितना उसका मतलब प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से आरक्षण हो सकता है उनकी आबादी के आधार पर। यह प्रस्ताव पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पहले ही ओबीसी जातियों की 4 श्रेणियां हैं। मालूम हो कि देश में मौजूदा समय में ओबीसी की 2600 से ज़्यादा जातियां हैं। तो देखते हैं क्या कुछ इनकी रिपोर्ट आती है, लेकिन ओबीसी आरक्षण में एक बड़ा बदलाव आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों यूपी पुलिस ने 50 साल अनिवार्य सेवानिवृत्ति की खबर को पूर्णतः भ्रामक बताया है, और उन्होंने ये कहा है कि
जो खबर फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से फर्जी है। और उन्होंने ये भी कहा है नीचे कि सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग जो है शासनादेश 1985 कार्मिक वन दिनांक 26/10 के अंतर्गत है। समस्त विभागों में ये की जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे कार्मिकों की स्क्रीनिंग की जाती है जिनकी आयु 50 की हो गई है, सत्यनिष्ठा, संदिग्धि और कार्य आचरण की शासन व विभागीय हित के अनुकूल नहीं है। शासनादेश के क्रम में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्यक विचार उपरांत ऐसे नामों पर विचार किया जाता है जिनका सेवा में बने रहना विभाग के हित में नहीं है और जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग समझा गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि भाई 50 के बाद सभी विभागों में स्क्रीनिंग होती है और कोई सटीक और अच्छा नहीं बैठता है, संदिग्ध है, उसकी भूमिका गलत है या आचरण खराब है, कार्य सही नहीं है, तो उसको बाहर भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये स्पष्टीकरण मिला है। तो 50 साल के बाद वाले जो जबरिया रिटायरमेंट की बात है कि 50 साल होते ही रिटायरमेंट, ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग की जाएगी, जो खराब पाया जाएगा उसको रिटायर किया जाएगा। अब इस अपडेट पर या इनके इस खंडन पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका स्नैप भी ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इनका क्या कुछ कहना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।